एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जनमन धन एबीपी न्यूज पर आज के बजट पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ लगातार जारी है और अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान योग गुरु बाबा रामदेव। आप सब जानते हैं किस तरीके से उद्योग जगत में भी बाबा रामदेव ने जो मेक इन इंडिया का परचम है उसको दुनिया भर में बुलंद किया है। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। जो अभूतपूर्व आर्थिक दबाव वाले हालात बने हुए थे देश के सामने, उसमें निर्मला सीतारमण ने देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला दशक का पहला बजट पेश किया है। आपको क्या लगता है इस बजट से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार होगा? रमाना जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और एबीपी तो अपने दर्शकों को, देश को सबसे आगे रखता ही है। और बजट का जहां तक प्रश्न है, देखिए ये वोट वाला बजट नहीं, ये देश बनाने वाला बजट है। कुछ लोग वोट बैंक के लिए बजट बनाते हैं, और मैं इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी से प्रेम करता हूं, इसलिए कि आने वाले 10, 20, 25 वर्षों के बाद का भारत बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें लाखों करोड़ रुपए का निवेश, चाहे वो रेलवे हो या रोड हो। और देशवासी यदि स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे तो हेल्थ और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस। और जैसे अभी आपने अपनी हेडलाइंस में भी बताया कि 50% से ज्यादा बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से होती हैं, उस दिशा में देश के लोगों को एक जल जीवन मिशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा बजट देना, ये प्रधानमंत्री की दृष्टि को बताता है। और खेत खलिहान और किसान के उत्थान के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी चीज थी। मैंने आज सुबह भी अपने कार्यक्रमों के दौरान कहा इस बात को कि यदि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। सरकार ने वो कदम उठाया, चाहे कितने इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स हो, लेकिन सरकार ने ये सब कार्य जो किए हैं, और ये सेंसेक्स भी यही कह रहा है, देश के आम लोग भी ये कह रहे हैं। तो ये बजट जो है वो किसी भी तरह से नेगेटिव बजट नहीं है। यह हर दृष्टि से देश को समृद्धि की ओर ले जाने वाला जो एक प्रोग्रेसिव बजट होता है वो दिखता है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो ऐसी दिख रही है। रोमाना जी, बाबा जी मेरे साथ स्टूडियो में शोभना भी है, मेरी सहयोगी। अगला सवाल शोभना आपसे लेंगे। बिल्कुल बाबा, आपने कहा कि पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पे जो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, उससे आप अभी आपका जो रुचि सोया जो नया वेंचर है, आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है? और कितने नंबर आप दे रहे हैं? आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं आप सरकार को। देखिए मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की नीति, नीयत और नेतृत्व किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। मैंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रस्ताव रखा है, और मैं इस बात को, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, एकदम देश के लिए एक जज्बात है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए हमारा विदेशों में जाता है पाम खरीदने के लिए, सनफ्लावर खरीदने के लिए, सोया खरीदने के लिए। क्यों? ये 2 लाख करोड़ रुपए अपने देश में रहेगा। इससे हम यूनिवर्सिटी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, यहां किसानों को फायदा पहुंचाएं। तो एक सरकार की नहीं बता रहे, पास कर रहे हैं कि फेल? ये देश आत्मनिर्भर बने। जैसे पास, देखो फेल करने का तो मतलब ही नहीं है। मोदी जी के मन में कोई पाप नहीं है। बाबा नंबर कितने हैं? डिस्टिंक्शन दे रहे हैं या कैसे? तो उनको फेल करने का तो मतलब ही नहीं है। नहीं बाबा, डिस्टिंक्शन 10 में से कितने नंबर, ये बता दीजिए। देखिए मेरी दृष्टि में देखो मैं डिवीजन में विश्वास नहीं रखता शोभना जी। शोभनीय बात यह है कि सरकार ने बजट एक सर्वश्रेष्ठ बजट दिया है। अब इसको आप जो भी नंबर देना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन दृष्टि में यह रखा है कि कर का अतिरिक्त बोझ ना पड़े, बल्कि जो बुजुर्ग हैं 75 साल के बाद में यदि उनकी पेंशन और जो एक आम उनकी आमदनी है तो उनको रिटर्न भी ना भरनी पड़े, तो एक तरह से बुजुर्गों के लिए भी राहत दी है। बाकी किसी के ऊपर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया है, जबकि कोरोना काल में सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा है। तो
माने एक बैलेंस बजट है और प्रोग्रेसिव बजट है। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं और ये बात सरकार के पक्ष से रेखांकित भी की जा रही है कि समझिए इस बात को, आम आदमी पर किसी तरीके का बोझ सरकार ने नहीं डाला, बावजूद इसके कि ये जो हालात हैं वो बेहद आर्थिक दबाव वाले हालात, क्योंकि पिछले साल सरकार की कमाई कम हुई और सरकार का खर्चा ज्यादा हुआ। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं कि जिस तरीके से अभी तक जो बात सरकार कहती आती थी, जिसमें वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, कुल मिलाकर आज के इस बजट में उन्हीं तमाम बातों को किस तरीके से साकार किया जाए, उसी का एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है निर्मला सीतारमण ने आज के इस बजट से। बाबा जी, जरूर रोमाना जी, और इस दिशा में सरकार ने तो नीतियां बना दी। मैं तो सबसे एक आह्वान करूंगा कि अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी तय कर लें। जैसे मैंने आने वाले 5 वर्षों की ये जिम्मेदारी तय की है कि मैं आने वाले 5 सालों में 50,000 करोड़ से ज्यादा और आने वाले 10 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा, वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है एबिटा से, इस देश की जीडीपी में योगदान देना, इस देश में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करना। आज लगभग 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है, तो आने वाले 5 सालों में मेरा लक्ष्य है कि मैं 5 लाख नए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराऊं। मैं आने वाले 5 सालों में लाखों बच्चों को, और मेरी जिंदगी का मकसद है जी कि मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे करके जाऊं जो अपने हाथों से एक नया भारत बनाए। ऐसे हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, अभी कोरोना काल में 100 से ज्यादा हमने नई औषधियां बनाई। पर बाबा जी, अपने हिस्से की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर में, बाबा जी आप जो बात कर रहे हैं, आप तो योगी हैं ना, बनाने से लेकर के अलग अलग दिशाओं मोहमाया से ऊपर तय करें। आप तो योगी हैं, आप तो मोहमाया से ऊपर हैं, आप तो मुनाफे की फिक्र करते नहीं हैं, आप तो देश निर्माण को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देकर उसको लक्ष्य मानकर अपना कर्म करते रहते हैं। लेकिन इस देश का उद्योग जगत, देश के मन में यह सवाल आता है कि साहब इनको कितना कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई। जिस वक्त इन पर जिम्मेदारी डाली गई कि ये निवेश करेंगे तो अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा और रोजगार पैदा होगा, उस वक्त कॉर्पोरेट जगत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपको लगता है कि अब डबल जिम्मेदारी कॉर्पोरेट जगत पर आती है, जिस तरीके से सरकार ने खुले मन से खर्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, हेल्थ हो, तमाम सेक्टर्स में निवेश की बात की है? बाबा मैं रोमाना की बात में जोड़ देती हूँ। रोमाना कह रही है आप योगी हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना, सुनना भी बहुत पसंद है, वो भी हैं आप। नहीं देखो, मैं रोमाना ने ठीक ही कहा शोभना जी, आप भी बहुत शोभनीय बातें कर रही हो, अच्छी बात है, और कोई क्रिटिसिज्म भी करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुरुषार्थ करता हूं और उससे जो अर्थ होता है उसको परमार्थ के लिए लगाता हूं। तो देखो, जो बात शोभना ने कही मैं उसी को, और रोमाना जी ने कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स सरकार को कतई नहीं घटाना चाहिए। अरे देश में टैक्स नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा। दूसरी बात, देश निर्माण के लिए जिन भी कंपनियों के पास रिजर्व हैं, मेरे पास तो ज्यादा रिजर्व नहीं है, अभी मेरे पास रिजर्व आएंगे क्योंकि अभी हम रुचि सोया का आईपीओ लेकर के आने वाले हैं, जो भी एफपीओ बोलते हैं। हम जो है, जो भी हमारे पास में रिजर्व फंड्स होंगे अभी बहुत आने वाले हैं, हम और लगाएंगे इस देश की समृद्धि में। अगली बात एक और जोड़ देना चाहता हूं मैं कि जो भी कंपनियों के पास रिजर्व्स हैं उनको लगाना चाहिए और इस देश की प्रगति में हाथ बटाना चाहिए। जो इधर उधर निवेश के लिए बाहर दूसरे देशों के अंदर हाथ पसारते हैं, अपने देश में जितने अवसर हैं, मैंने सारी दुनिया घूम के देखे, उतने अवसर किसी देश में नहीं है। बाबा, लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है ना, चाहे जिस भी एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्री से लेके, हेल्थ एजुकेशन से लेकर के। बाबा, विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है ना। जिस तरीके से विनिवेश को लेकर बड़ी घोषणाएं आज वित्त मंत्री ने की, विपक्ष का यह कहना है कि आप इकोनॉमी को लेकर कोई बड़ा रोड मैप तो हमें दे नहीं रहे, जीडीपी नेगेटिव में जा रही है, और जो घर की चांदी है उसको बेचने की आप बात कर रहे हैं और उससे आप अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए कह रहे हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है कि घर की चांदी बेचना ये अच्छा फैसला है सरकार का? साथ हैं आप इसके? देखिए, पीएसयूज की बात कर रही हूं। देखिए, सोना और चांदी किसी के साथ नहीं जाता है।
हमारी अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो यदि सकारात्मक दिशा में घूमता है तो देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ होती है। अब विपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। विपक्ष के बहुत से नेताओं को तो जीडीपी किस तरह से बढ़ती है, जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें सरप्लस, उसमें घाटा और मुनाफा कैसे काम करता है, बहुत से लोगों को तो पूरा अर्थव्यवस्था का पता भी नहीं होता है। जब बजट होता है तब बेचारे सोते रहते हैं, उनको कुछ दो चार लोग पढ़ा देते हैं, अर्थशास्त्री वो भाषा बोलते रहते हैं। इससे बेहतर बजट यदि विपक्ष का कोई भी नेता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इससे बेहतर एक कोई वैकल्पिक बजट कोई देश का कोई भी विपक्ष का नेता यदि तैयार करता है तो मैं उसका समर्थन करके और आने वाले 2024 में उस नेता को इस देश में जिताने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। क्या इससे बेहतर वैकल्पिक बजट वो पेश तो करके बताए कि यह देश का बेहतर बजट हो सकता है। जी, लेकिन बातें करना अलग बात है, लेकिन हकीकत में इस देश के लिए एक सही विजन देना अलग बात है। बाबा, लेकिन किसानों के आंदोलन को चलते हुए 68 दिन हो गए। आज बड़ी उम्मीदें थी कि हो सकता है कि सरकार कुछ इस तरीके की घोषणा करे जिससे किसानों की नाराजगी कि सरकार के साथ कुछ कम हो। कोई ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट किसानों के लिए आज सरकार ने घोषित नहीं किया है। तो क्या लग रहा है कि जो किसानों की नाराजगी बनी हुई है ये अभी आप और इसकी अवधि बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहता हूं शोभना जी, रोमाना जी, हमें देश को भिखारी नहीं बनाना, हमें देश को समर्थ बनाना है। और कोई भी समर्थ देश के लिए, किसी भी आत्मनिर्भर देश के लिए जरूरी होता है कि उस देश को काम के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। तो यह सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। भिखारी बनाने से देश कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और इस देश का किसान वो अधिकारी है, वो इस देश का अन्नदाता है, वह इस देश का जीवन रेखा है। लेकिन आप जो अलग अलग सरकारों ने माने देश को खाली की हमने ये आप इतने लोगों के लिए रोटी दे दी, इतने लोगों के लिए ये कर दिया, इतने लोगों के लिए ये कर दिया, ये जो मुफ्त में खाने की आदत है देश को, उससे हमें बचाना पड़ेगा। कुछ लोग मुफ्तखोरी के अंदर इतने खो जाते हैं। यदि मैं भी भिक्षामदेही करता रहता तो आज 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे मिलता। और आगे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जिस तरह से हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो एडिबल ऑयल, और मैं तो एक बात और जोड़ना चाहता हूं, इस देश में 1 रुपए की भी गैस, 1 रुपए का भी पेट्रोल, 1 रुपए का भी कोई मिनरल बाहर से ना लाना पड़े और 1 रुपए का भी एडिबल ऑयल आदि ना लाना पड़े। ये यदि इस चीज को हम कर लें तो इस देश में करीब हम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए की और इस देश की बचत कर सकते हैं। इसलिए मैं इस चीज को भी आगे आने वाले बजटों में देखना चाहता हूं कि देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ठीक तरह से दोहन हो और जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उसके ऊपर हम और ज्यादा काम करें। तो ये जो हमारा तेल के नाम पर पैसा बाहर जा रहा है, अलग अलग मिनरल्स के नाम पर, अलग अलग जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स के नाम पर और रक्षा के क्षेत्र आदि में, तो सरकार ने काफी अच्छा काम कर दिया है। तो इसलिए मैं सरकार को एक सलाह भी देना चाहूंगा, आगे कुछ ऐसा भी करो कि हमारा पैसा 1 रुपए भी बाहर न जाए। कुछ तो देखो लेन देन करना पड़ेगा, लेकिन जितना हम बाहर से खरीदते हैं उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा हम बेचें। बाबा जी, एक सवाल और है मेरे मन में। हम इस बजट की जब बात कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं किस तरीके से बेहतर पहलू इसके, उन सब में आपको जो सबसे बढ़िया पॉइंट लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है इस बजट का पहलू, वो कौन सा लगा? देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना और एक्सपोर्ट को ड्यूटी और जो भी उसको तो घटाना और उसमें और ज़्यादा सुविधाएं देना और अपने देश में जो है सब प्रकार के प्रोडक्शन आदि को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी चीज़ें की है, तो आत्मनिर्भर भारत इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका खेत खलिहान और किसानों के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, किसानों को वो अवसर उपलब्ध कराना डेयरी से लेकर के और तमाम तरह के
चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, किसानों को एग्रीकल्चर में बायोडाइवर्सिटी के लिए सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, दूसरा पॉइंट मैं मानता हूं। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, हेल्थ। जान है तो सब कुछ है, और आदमी की जिंदगी नहीं है तो क्या बचेगा। इसलिए सरकार ने ये 3 चीजों के ऊपर सबसे बड़ा काम किया, उसके लिए सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मैंने सजेशन भी दिया कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सारे मिनरल्स, ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, गैसेस, इसमें भी हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वो सारे खजाने हमारे पास में भरे पड़े हैं, मैंने भी इसके करवाए, सरकार के पास भी है। तो ये बातें तो मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और मुझे आपकी बातें सुनकर, आपके तमाम जवाब सुनकर यही लगा कि 10 में से 10 नंबर आप सरकार को दे रहे हैं इस बजट पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।